हाय एवरीवन, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा। तो पंजाब सक्सेस मंत्रा दी यूट्यूब चैनल पे आपका सभी का स्वागत है स्टूडेंट्स। राइट, तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेटेजी। राइट, स्ट्रेटेजी इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? रणनीति। मतलब कोई भी एक कैसे, मतलब ये जो बैंक के जो एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, उनको आप कैसे टैकल करोगे, तो उसके लिए एक स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं सेशन में। तो 2023 में जितने भी एग्जाम्स निकल रहे हैं उससे पहले, जैसे कैलेंडर इसका आउट हो चुका है, जनवरी 15 तक इसका कैलेंडर आउट हो गया था। राइट, तो 2022 का थोड़ा सा रिकैप करें, थोड़ा हम पीछे जाएं तो हम उसमें थोड़ा एनालाइज करते हैं और फिर आगे देखते हैं कि आगे हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। राइट, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रिकैप किया हुआ है इस चीज को। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 2022 का जो रिकैप है वो ये है कि टोटल जो वैकेंसीज थी वो अप्रॉक्स 30,000 के अराउंड थी। अगर बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो 30,000 के अराउंड जो है टोटल वैकेंसीज आई हैं। राइट, और जो मेजर एग्जाम्स होते हैं स्टूडेंट्स, बैंकिंग के एग्जाम्स में जो मेजर एग्जाम्स होते हैं दैट इज आईबीपीएस। राइट, आपका आरआरबी और जो पीओ होता है, आरआरबी पीओ होता है और आईबीपीएस पीओ का एग्जाम भी रहता है। फिर नीचे दोबारा लिखा हुआ आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क। राइट, और एसबीआई पीओ भी होता है और एसबीआई आपका क्लरिकल भी होता है। आरबीआई तो सबसे बड़ा बैंक है, ठीक है, उसके भी होते हैं आरबीआई पीओ के एग्जाम्स। ठीक है, तो मेजर एग्जाम्स बैंकिंग सेक्टर में यही हैं, जिसमें आपका आईबीपीएस आ जाता है, एसबीआई आ जाता है और आपका आरआरबी रूरल रीजनल बैंक्स भी आ जाते हैं। तो टोटल वैकेंसीज 2022 की अगर बात करें तो 30,000 के अप्रॉक्स थी। राइट, आगे देखते हैं अब जो मैक्सिमम एप्लीकेशंस थी। राइट, अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो जो एसबीआई क्लर्क का एग्जाम है, अभी मैं 2022 की ही बात बता रहा हूँ आपको, 2022 में देखा गया कि जो एसबीआई क्लरिकल का एग्जाम हुआ था उसमें 14 से 15 लाख मतलब टोटल फॉर्म्स फिल किए थे बच्चों ने। राइट, 14 टू 15 लैक्स। बाकी जो अदर एग्जाम्स होते हैं जैसे पीओ के एग्जाम्स होते हैं उसमें हम मान सकते हैं कि 5 या 5 टू 7 लैक्स या मैक्सिमम 8 लैक्स तक, मतलब बच्चे 8 लाख तक फॉर्म भरते हैं। राइट, तो अगर 14-15 लाख मैक्सिमम मैंने बता दिया, एसबीआई क्लरिकल में 14 से 15 लाख फॉर्म एप्लीकेशन मतलब भरी गई थी। राइट, उसके बाद अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, अब ये नंबर तो देखा जाए तो बहुत ज्यादा है। अगर फॉर्म्स अगर बात करें कि फॉर्म्स तो बहुत बच्चे भरते हैं, ठीक है जी, बट क्या होता है कि इसमें जो सीरियस एस्पायरेंट्स होते हैं, सीरियस एस्पायरेंट्स समझते हो आप, कि जिन्होंने प्रॉपर एक मतलब कोचिंग ली है और सिलेक्शन के लिए कोचिंग ली है, या बच्चा सिलेक्शन के लिए पढ़ता है। एक तो होता है कि आप सिंपली कोचिंग ले रहे हो मतलब पढ़ रहे हो, ठीक है, एक होता है सिलेक्शन के लिए पढ़ना, कि मुझे मैं कोचिंग तो ले रहा हूं लेकिन मुझे सिलेक्शन भी लेनी है इसी साल। राइट, तो सीरियस एस्पायरेंट्स उसमें देखा जाता है, ठीक है, चाहे आप जो है 5 लाख फॉर्म भरे गए हैं या 10 लाख है या 15 लाख है, तो 1 से 1.5 लाख तक ही इतनी जनसंख्या होती है जो मतलब सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं। राइट, तो किसी भी एग्जाम्स की अगर हम बात करें तो ज्यादातर कैटेगरी ये है कि ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि फॉर्म फिल करते हैं और मोस्टली प्रिपरेशन उस लेवल की नहीं करते हैं और एग्जाम देने चले जाते हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि मतलब वहां पे क्या होता है कि 20% ही एक ऐसी संख्या होती है, 20% बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब सीरियस पेरेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। तो क्या होता है कि अगर इतना ये है मार्जिन तो फिर आपके चांसेस भी बढ़ जाते हैं वहां पे, ठीक है, बच्चों के चांसेस भी ज्यादा बढ़ जाते हैं जो सीरियस एस्पायरेंट है। ठीक है, और अगर पेपर वहां पे थोड़ा सा मॉडरेट से टफ चला गया तो कहीं ना कहीं फिर वहां कंपटीशन घट जाता है। ठीक है, क्योंकि पेपर हमेशा अगर टफ आएगा तो ऑब्वियस है उसमें जो बिल्कुल जो पढ़ के गए नहीं है बच्चे, जिन्होंने सिर्फ फॉर्म फिल किया है या थोड़ा बहुत सेल्फ स्टडी किया और चले गए एग्जाम देने, सीरियस नहीं है, तो ऑब्वियस है वो वाला जो कैटेगरी है वहां पे वो आउट हो जाती है और कुछ ही बच्चा है जो वहां पे फिर कंपटीशन को फाइट करता है। राइट, तो ये थोड़ा हम बात करें। अब क्या होता है कि 22 क्या तो मैंने आपको बता दिया। अब बैंकिंग सेक्टर में क्या होता है स्टूडेंट्स की काफी मतलब इंप्रूवमेंट भी हो रही है। ठीक है, तो अगर ये सेक्टर ग्रो कर रहा है, मतलब अगर आपको ये लगता है कि बैंकिंग सेक्टर में जो है ग्रोथ हो रही है, ठीक है, गवर्नमेंट को उससे फायदा हो रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियस है उसकी पोस्ट आगे इंक्रीज होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो अपकमिंग जो बैंक एग्जाम्स हैं वो कुछ ऐसे हैं। ठीक है, आरबीआई असिस्टेंट 2023, ठीक है, एलआईसी एओ असिस्टेंट का, ये जो 2 एग्जाम होते हैं ये बिफोर जुलाई हो जाते हैं। ठीक है, और जितने भी एग्जाम से नीचे लिखे हैं ये आफ्टर जुलाई होते हैं। राइट, जैसे आईबीपीएस का जुलाई के बाद होता है, आईबीपीएस पीओ का भी, आरआरबी पीओ का भी, एसबीआई पीओ क्लर्क 2023, ऐसे की यूडीसी एसएसओ या एसओ का जो एग्जाम होता है टिपिकली कंप्यूटर और एमबीए स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो ये एग्जाम्स जो है जुलाई के आफ्टर होते हैं, मतलब जुलाई के बाद होते हैं, और ये 2 एग्जाम हमारे
बिफोर जुलाई होते हैं। ठीक है जी, तो ये तो मैंने आपको बताया। और अप्रोक्सीमेटली जो वैकेंसीज की बात करें, एज आई टोल्ड यू कि मतलब बैंक सेक्टर्स में जो है थोड़ा अच्छा ग्रोथ हो रहा है, तो इसके वैकेंसीज बढ़ने के चांसेस है। ठीक है, तो हम ये मान सकते हैं कि 2022 में अगर 30,000 थी, तो हम अप्रोक्स आगे को थोड़ा मैंने बढ़ा के बताया कि 35,000 से लेके 40,000 तक वैकेंसीज आ सकती हैं 2023 में सारे बैंकिंग एग्जाम्स में, राइट। तो मतलब इंक्रीज करके आ सकती हैं, ये चांसेस हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे ना 3 स्टेजेज होती हैं, आपको पता है इनका जो पैटर्न है, पैटर्न में कोई फेरबदल नहीं होता। सिर्फ आरआरबी जो रूरल रीजनल बैंक्स होते हैं उसका जो प्री होता है उसमें इंग्लिश नहीं रहती, और वहां पे 45 मिनट्स मिलते हैं, 80 क्वेश्चन करने होते हैं रीजनिंग क्वांट के, राइट। सिर्फ उसमें थोड़ा सा चेंज है कि इंग्लिश वहां पे प्रीलिम्स में नहीं आती है। बाकी जो आपका क्लरिकल है, एसबीआई क्लर्क है, एसबीआई पीओ है, आईबीपीएस क्लरिकल है, आईबीपीएस पीओ है, उसका जो प्री रहता है उसमें सेम 3 ही सेक्शन रहते हैं हमारे प्री में, राइट। और प्री में अगर हम बात करें तो प्री में क्या आता है, आपका इंग्लिश आती है, राइट, 30 मार्क्स, रीजनिंग आती है 35 मार्क्स, राइट, और आपका मैथ्स आता है, क्वांट्स आता है, और वो भी आता है 35 मार्क्स। तो ये टोटल जो मार्क्स बन जाते हैं प्री के, ये बन जाते हैं स्टूडेंट्स आपके 100, राइट। और 100 मार्क्स में से 0.25 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है, राइट। क्वालिफाइंग इसका नेचर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि पेपर का जो सेक्शन है, जैसे इंग्लिश सेक्शन है, तो इसका एक सेक्शनल कट ऑफ बनेगी। ठीक है, रीजनिंग की अपनी एक कट ऑफ जाती है, मैथ्स की भी एक कट ऑफ जाती है। तो पहला स्टेप तो ये आपके सामने है, अगर आप इस फॉर्म को फिल करते हो, बैंकिंग को फाइट करना चाहते हो, तो आपको सेक्शनल कट ऑफ डिसाइड होगी। सेक्शनल कट ऑफ कैसे डिसाइड होती है? ठीक है, एक सेक्शनल कट ऑफ का लेवल आपको पार करना पड़ेगा, और एक फिर आपको ओवरऑल जो कट ऑफ होती है उसको भी पार करना पड़ेगा। अब ये कट ऑफ जो होती है ये कितनी जाएगी, बच्चे एग्जाम देके आते हैं कि सर कट ऑफ कितनी जाएगी, वो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। नोबडी कैन प्रेडिक्ट दैट, बिकॉज कट ऑफ डिसाइड होती है एग्जाम के लेवल के ऊपर। ठीक है, अगर इजी टू मॉडरेट एग्जाम है तो कहीं ना कहीं कट ऑफ उसकी ज्यादा जाएगी। अगर मॉडरेट टू टफ आ रहा है, जैसे पीओ का पेपर थोड़ा हार्ड होता है, ठीक है, क्लरिकल का थोड़ा उस लेवल का नहीं होता है, फिर एप्टीट्यूड वहाँ पे क्वेश्चंस के अप्रोच मतलब गिर जाता है लेवल थोड़ा सा, क्लरिकल की बात करें। लेकिन पीओ में क्या होता है कि लेवल थोड़ा टफ आता है, तो अगर मॉडरेट टू टफ एग्जाम आ रहा है तो कहीं ना कहीं कट ऑफ आपकी कम जाएगी, घटेगी, राइट। तो ये सेक्शनल कट ऑफ, जैसे सपोज हम मान लेते हैं कि इंग्लिश का लेवल वहां पे इजी टू मॉडरेट लेवल है, और इंग्लिश की कट ऑफ चली गई आउट ऑफ 30, सेक्शनल कट ऑफ मान लो सपोज हम मान लेते हैं 8 चली गई। जितना अगर इसका लेवल था उसके हिसाब से ही कट ऑफ डिसाइड होगी, मतलब 8 चलेगी। ज्यादा टफ होगा तो इसकी 4 भी जा सकती है, 3 भी जा सकती है, वो इसका लेवल डिसाइड करेगा। क्योंकि इजी टू मॉडरेट था तो हमने 30 में से 8 मार्क्स ले लिए। रीजनिंग आपकी सपोज पेपर में आ गई मॉडरेट टू टफ, मतलब मीडियोकर से टफ लेवल की तरफ चलेगी, तो रीजनिंग की हो सकता है 5 नंबर कट ऑफ चलेगी, राइट। मैथ्स भी आपका था इजी टू मॉडरेट सपोज, राइट, और मैथ्स की आपकी चलेगी 9 मार्क्स। तो आपको सबसे पहले तो मैथ्स में 9 लेने पड़ेंगे, रीजनिंग में आपको 5 क्रॉस करना पड़ेगा, इंग्लिश में आपको 8 क्रॉस करना पड़ेगा। अब हमारी बात सिर्फ यहां तक नहीं है कि आपने यहाँ 8 ले लिए, यहाँ 5 ले लिए, 9 ले लिए, तो ये तो टोटल मिला के 22 मार्क्स बने, 8 5 13 और 9 22। तो 22 नंबर लेके हमारा पेपर क्रैक नहीं होगा। ये तो सिर्फ आपने पहला स्टेप पार किया कि आपने सेक्शनल क्लियर कर दी। अब इसके बाद फिर आपको क्लियर करना है इसका ओवरऑल, राइट। अब ओवरऑल जो कट ऑफ होती है, राइट, वो डिसाइड करती है पोस्ट का भी फर्क पड़ता है इसमें कि हाँ भाई पोस्टें कितनी है, कितनी पोस्ट के लिए फाइट हो रही है। अब इसका फिर जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में बनता है, मतलब जैसे 20,000 को बंदे लेने हैं उन्होंने, ठीक है ना, तो 20,000 से मतलब मार्क्स ऐसे नीचे को गिरेंगे, नीचे को घटेंगे, राइट। तो फिर क्या होता है कि अगर सपोज इसका इजी टू मॉडरेट लेवल काउंट हुआ इन तीनों का मिला के, तो आपको सपोज इसकी कट ऑफ चलेगी 60 100 में से। तो पहले तो आपने सेक्शनल पूरा पार किया, अब आपको ये 60 नंबर भी पार करने पड़ेंगे। तो मतलब ये नहीं है कि हमें आपको इंग्लिश में भी मार्क्स लेने पड़ेंगे अप्रॉक्स 20 to 25 के अराउंड, मैथ्स और रीजनिंग में भी आपको 20 to 25 के अराउंड लेने पड़ेंगे, तब जाके आप मान सकते हो कि भाई आपका प्री क्लियर हो गया। और होता ही है क्वालिफाइंग नेचर,
ठीक है। अब इसमें इसकी कितने मार्क्स आप ले रहे हो प्री में, हाँ 100 में, और 0.25 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है, मैंने बता दिया राइट। तो नेगेटिव मार्किंग के चलते मतलब यहाँ पे फ्लूक नहीं लगा सकते आप, मतलब तुक्के वाली बात यहाँ पे है नहीं कि भाई तुक्के मार के आपका फ्लूक लगा के आपका एग्जाम क्रैक होगा, तो वो नहीं हो सकता राइट। तो यहाँ पे आपको दो ही चीजों का ध्यान रखना होता है कि मतलब मैं कम करके आऊं लेकिन मुझे करेक्ट करके आना है, एक्यूरेसी पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। और सारा खेल यहाँ स्पीड का है, क्योंकि देखो 100 क्वेश्चन है, टाइम यहाँ पे बच्चे को मिलता है 1 आवर, 1 घंटा, 60 मिनट्स में 100 क्वेश्चन है आपके सामने। और पहले ऐसे होता था कि बच्चा चलो सोचता है कि मेरा मैथ बहुत अच्छा है, जैसे नॉर्थ इंडिया बेल्ट की अगर बात करें तो इंग्लिश में पंजाब में तो वैसे ही हाल मारे इंग्लिश में बच्चों के राइट। तो बच्चे क्या करते थे कि चलो रीजनिंग में 25 मिनट दे दिए, 25 मिनट में मैथ्स को दे दिए, 50 मिनट हो गए, बच्चे 10 मिनट, उसमें बच्चे थोड़ा सा 5, 7, 8 मिनट में इंग्लिश को करके बाहर आ जाते थे। अब इन्होंने यहाँ पे भी वो कर दी, गेम पलट दी यहाँ पे। अब इंग्लिश भी आपको 20 मिनट में ही करनी है, रीजनिंग भी आपको 20 मिनट में ही करनी है, और क्वांट भी आपको 20 मिनट में ही करना है, ठीक है। मतलब जितना कैलिबर 20 मिनट के बाद दूसरा सेक्शन अपने आप ही स्विच हो जाता है। अब आपको यहाँ पे इन्होंने फिर बांध दिया, ठीक है, कि भाई जितना तुम्हारे अंदर कैलिबर है मैथ्स का 20 मिनट में दिखाओ, ठीक है। जितना तुम एक्सपर्ट हो रीजनिंग में, तुम्हारे लॉजिकल रीजनिंग बहुत अच्छी है, तो 20 मिनट्स में अपना कैलिबर दिखाओ। इंग्लिश में जिसको पहले क्या करते थे बच्चे, थोड़ा सा 5-10 मिनट में करते थे, अब वो ऐसा नहीं है। तो इंग्लिश में भी आपको पूरे ही 20 मिनट में ही करना है। मतलब एक मजबूरी बन गई कि इंग्लिश ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ थे 20 नंबर 20 मिनट मिलने राइट। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि ये 3 पहिए हैं आपके, ठीक है। एक में भी हवा पानी कम है ना, तो आपका पेपर क्रैक नहीं हो सकता। तो मतलब आप किसी भी एक सब्जेक्ट को टेक फॉर ग्रांटेड यहाँ पे नहीं ले सकते हो। आपको रीजनिंग को भी उतना टाइम देना पड़ेगा, मैथ्स को भी उतना देना पड़ेगा, और आपको इंग्लिश को भी उतना ही देना पड़ेगा राइट। और जो हमारा यहाँ माइनस होता है, नॉर्थ इंडिया में थोड़ा उल्टा हिसाब है राइट। जो तो है हमारा माइनस, उससे हमेशा डरते रहेंगे, ठीक है। बच्चे बोलते हैं मेरी इंग्लिश वीक है सर, क्या करूं, मेरी वोकैब नहीं मेरे को याद रहती, ठीक है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। तो हम क्या करते हैं, बच्चे मोस्टली स्टूडेंट्स, नॉर्थ इंडियन जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, जो अच्छा है ना उसके पीछे दौड़ते रहते हैं, और जो माइनस है उससे दूर भागते रहेंगे। तो हो नहीं पाएगा ना। आप खुद सोचो ना, 20 मिनट में आपको इंग्लिश की भी तो कट ऑफ निकालनी है ना, ठीक है। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि यार इंग्लिश में, इंग्लिश का लेवल आ गया इजी टू मॉडरेट। मैंने ऐसे भी बच्चे पढ़ाए जिन्होंने 30 में से 28 नंबर लिए हैं इंग्लिश में राइट। तो अगर आपके सपोज इंग्लिश अच्छी है और आपका इजी टू मॉडरेट, इसका लेवल गिर गया पेपर में, तो आप तो नंबर ले जाओगे ना, मतलब लेवल लो आ गया इंग्लिश का, तो आप तो यहाँ पे 25 से 28 नंबर ले जाओगे। तो अगर आप 25 to 28 मार्क्स यही ले रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं ये जो ओवरऑल वाला लेवल होता है ना, इसको पार करने में हेल्प होती है। बच्चे को ओवरऑल कट ऑफ पार करने में हेल्प करेगा आपका इंग्लिश। एक मेरा स्टूडेंट था, मैं आपको हल्का सा एग्जांपल दूंगा, उसका IBPS मतलब क्लैरिकल में वो पोस्टिंग हुई थी, अब तो PO बन चुका है। आप मानोगे उसके मेंस में यहाँ पे 40 मार्क्स की इंग्लिश आती है, यहाँ पे उसके 39 मार्क्स थे राइट। 39 मार्क्स लिए थे उस बच्चे ने, मतलब एक ही क्वेश्चन हो गया, एक आधा क्वेश्चन जो उसका गलत था। और ओवरऑल कट ऑफ गई थी क्लैरिकल की 116, और उसके मार्क्स 120 के राउंड थे। अब आप खुद सोचो, आज की डेट में वो बैंक में बैठा है सिर्फ इंग्लिश के बलबूते पे। अगर उसके इंग्लिश में 40 में से 39 मार्क्स नहीं आते, तो क्या उसकी ओवरऑल कट ऑफ पार होती? उसके 4 नंबर मतलब जो कट ऑफ थी मेंस की, उससे सिर्फ 4 नंबर ऊपर थे उसके नंबर, ठीक है ना। तो आप आज ये अंदाजा लगा सकते हो कि इंग्लिश के बलबूते पे उसकी सिलेक्शन हुई है क्लैरिकल में। अब तो PO बन चुका है लड़का राइट। और ये रहता है यहाँ पे। तो सेक्शनल भी आपके सामने एक टारगेट है, फिर ओवरऑल कट ऑफ भी आपको पार करनी है, ठीक है। जब होता है क्वालिफाइंग है, आप चाहे इसमें से 100 में से 90 नंबर ले लो, ठीक है, 80 ले लो, 85 ले लो, इनका कोई मतलब आगे इसको ऐड नहीं करते हैं। रियल जो बैटल है वो यहाँ है, ये डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है कि आप बैंक में बैठोगे कि नहीं बैठोगे। रियल एक्चुअल बैटल यहाँ पे मेंस में, क्योंकि इसके जो मार्क्स होते हैं वो आपकी मेरिट बनाते हैं, ठीक है। एक्चुअल बैटल ये है मेंस। और फिर इंटरव्यू, ये भी हम बोल सकते हैं थोड़ा बहुत इसका भी प्रभाव रहता है, क्योंकि इंटरव्यू के भी मार्क्स रहते हैं। एंड इंटरव्यू इज ऑल अबाउट योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, हाउ यू टॉक, हाउ यू वॉक, हाउ यू बिहेव, ठीक है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल राइट, वो सारी बातें यहाँ पे कवर होती हैं। तो इसके भी मार्क्स होते हैं, बट रियल बैटल यहाँ पे मेंस में। और मेंस में आपको GK और कंप्यूटर भी ऐड ऑन हो जाता है इन 3 सब्जेक्ट्स के साथ।
और प्री में आपकी प्रीलिम्स में 30 मार्क्स की आती है इंग्लिश, यहाँ पे 40 मार्क्स की इंग्लिश रहती है, राइट। मैथ्स भी यहाँ पे आपका 40 मार्क्स का रहता है और जीके और कंप्यूटर इसमें ऐड ऑन हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मेंस ही एक्चुअल बैटल है और मेंस में आप कितने मार्क्स लेते हो, ठीक है, वो डिस्क्लोज नहीं होते हैं। सपोज आप मेंस दे के आ गए, ठीक है, तो आपका मेंस में फाइनल रिजल्ट भी आ गया कि आप पास हो, लेकिन आपके मार्क्स वहां पे वो डिस्क्लोज नहीं करते। क्यों नहीं करते? मार्क्स डिस्क्लोज होते हैं आफ्टर इंटरव्यू, क्योंकि हो सकता है कि आपके मेंस में थोड़े नंबर कम आ गए, ठीक है, आपके नंबर उन्होंने डिस्क्लोज कर दिए, भाई इतने मार्क्स हैं आपके, आपको लगा यार मेरे नंबर तो बड़े कम आए हैं, तो आप इंटरव्यू के लिए डिमोटिवेट हो जाओगे, आप इंटरव्यू की तैयारी ही नहीं करोगे। इसलिए इस चीज को वो सीक्रेट रखते हैं कि आपके मेंस में कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो जब फिर आप इंटरव्यू दे देते हो, आफ्टर इंटरव्यू फिर आपको फाइनल अपना पता लगता है कि मेंस में मेरा ये स्कोर था, इंटरव्यू में मुझे आउट ऑफ 20 इतने मार्क्स लगे हैं और फाइनल जो मेरी मेरिट है वो इतनी बनी है, राइट। तो एक्चुअल बैटल यहाँ पे है स्टूडेंट्स। अब ये तो रहा आपका पैटर्न कि भाई पैटर्न ऐसे आता है, प्री होता है, मेंस होता है, ठीक है, ये आपका पीओ में भी यही चलता है, प्रीलिम्स और मेंस होता है, ठीक है। सिर्फ क्लैरिकल के एग्जाम्स में आपके इंटरव्यू नहीं होते, ना आईबीपीएस क्लैरिकल में होता है, ना ही आपका आरआरबी क्लर्क में होता है, ठीक है, ना ही आपका मतलब क्लैरिकल के एग्जाम्स में डायरेक्ट आपकी मेंस के बाद पोस्टिंग है अकॉर्डिंग टू योर मेरिट लेवल, राइट। बट पीओ के जो एग्जाम होते हैं, आईबीपीएस पीओ है, एसबीआई पीओ है, ठीक है, इसमें जो है पूरा एक पैनल बैठता है जो आपका इंटरव्यू करेगा फाइनल सिलेक्शन, फिर वहां पे इंटरव्यू के भी मार्क्स होते हैं। एसबीआई की इंटरव्यू थोड़ी टफ होती है क्योंकि वहाँ जीडी वगैरह भी कराते हैं, ग्रुप डिस्कशन भी होती है, ठीक है, आपको कोई टॉपिक दे देंगे, ग्रुप में डिस्कशन, आपको थोड़ा इंग्लिश लेवल भी चेक करेगा आपका, ठीक है। और आईबीपीएस का इंटरव्यू का पूरा सेक्शन रहता है कि मतलब 4 to 5 मेंबर होते हैं पैनल में, तो वो अपने अपने क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, कि आपको पता है वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक होता है, आप किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, भैया आप बीटेक हो, सो व्हाई वुड यू लाइक टू ज्वाइन बैंकिंग, ये पर्टिकुलर टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको इंटरव्यू बैच में सिखाए जाते हैं लेटर ऑन स्टेज में कि इन क्वेश्चंस के राइट आंसर क्या होने चाहिए और आपको क्या देने हैं। वो सारी तैयारी आपको पंजाब सक्सेस मंत्रा चैनल पे हम बताएंगे, इंटरव्यू को कैसे टैकल करना है, राइट। तो कौन से क्वेश्चंस होते हैं जो वो पुट करते हैं, तो बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, करंट अफेयर से हो सकते हैं, और एक जो जनरल मेंटल आईक्यू लेवल होता है, ठीक है, वो चेक किया जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंटरव्यू में। तो ये तो रहे जी हमारे पेपर की एग्जाम्स की आपको बात बता दी। अब अगर हम पढ़ने की बात करें तो पढ़ाई में क्या करें, तो पढ़ाई में क्या करें, अब देखो सिलेबस, मैंने आपको पीछे क्या बताया, मैंने आपको बताया कि ये जो एग्जाम्स है ना ये कब होने हैं, जुलाई के बाद, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग के 3 मंथ है ना, जैन टू मार्च, मतलब इन 3 मंथ के अंदर आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, राइट। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है, इफ योर सिलेबस इज कंप्लीटेड, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो समझ लो कि आप इन 3 महीनों के अंदर अगर आपने अपने सिलेबस पे मेहनत कर ली कि यार मैथ्स का क्या चैप्टर वाइज क्या है, उसका परसेंटेज है, एवरेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, जितना भी सिलेबस है, इंग्लिश में पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, क्लोज टेस्ट है, रीअरेंजमेंट है, कॉम्प्रीहेंशन है, ठीक है, फ्रेजल वर्ब्स आती है बैंकिंग एग्जाम में, जो भी हमारे जो चैप्टर रहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के, अगर इन 3 मंथ्स के अंदर आप अपने सिलेबस को फोकस करते हो, मैथ्स का क्या है, रीजनिंग का क्या है, इंग्लिश का क्या है, तो इसका मतलब आप 90% स्टूडेंट से आगे होंगे, यू आर अहेड ऑफ 90% स्टूडेंट्स, राइट। अब सिलेबस के बाद जब आप एक बार आपने हर टाइप का क्वेश्चन, कौन सी टाइप पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस टाइप के क्वेश्चंस करना, वो वही तो है, ठीक है। टाइप्स तो बहुत सारी होती हैं, परसेंटेज में पता है कितनी टाइप्स होंगी, ठीक है, हर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन कौन सी टाइप ज्यादा पूछी जाती है, उस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चंस को करना, ठीक है। अगर आप ये चीज कर जाते हो जैन, फैब और मार्च 3 महीने तक, ठीक है, तो उसके बाद फिर क्या होगा कि आप मेंस के ऊपर हल्की सी तैयारी अपनी मेंस की भी स्टार्ट कर सकते हो, यू कैन फोकस ऑन मेंस ऑल्सो। अगर आप मेंस को मार्च के बाद थोड़ा सा स्टार्ट कर देते हो, क्योंकि प्रीलिम्स होने के बाद स्टूडेंट्स मेंस के लिए एग्जाम मतलब जो टाइम होता है वो कम मिलता है, 15-20 दिन में या 25 दिन में आपका मेंस हो जाता है, इतना टाइम नहीं मिलता, तो आपको मेंस को भी साथ में ही लेके चलना पड़ेगा। तो प्री का जब सिलेबस हो जाएगा तो फिर आप मेंस को
टारगेट करोगे, हल्का से इसकी भी तैयारी स्टार्ट कर दोगे। जब आप मेंस की तैयारी स्टार्ट करते हो तो इसका मतलब आप 95% स्टूडेंट से आगे हो, यू आर अहेड। आप 95% स्टूडेंट से आगे हो अगर आप ऐसे सिस्टम से चलते हो, ठीक है। तो जब आपका मेंस का ये हो जाता है, फिर आप आ जाते हो मॉक टेस्ट पे, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट हो गया तो आप इस चीज को यहां पे भी कर सकते हो कि मॉक टेस्ट आपको रेगुलर लगाने हैं, राइट। मॉक टेस्ट ही एक जरिया है, ठीक है। जब आप कंप्लीट सिलेबस देखो आपका पूरा हो गया, मैथ्स आपने पढ़ लिया, रीजनिंग आपने पढ़ ली, इंग्लिश का सिलेबस आपने पूरा कर लिया। अब कौन सी चीज है आपको जो आपकी स्पीड बिल्ड करेगी, वो है ये चीज, टेस्ट सीरीज। मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट कर दो रेगुलर बेस पे, ठीक है। चाहे आप एक दिन मॉक दीजिए, एक दिन उसको एनालाइज कीजिए, फिर एक दिन छोड़ के गैप देके आप सेकंड मॉक दीजिए। वीकली अगर आप 3 to 4 मॉक्स लगाते हो, उनको अच्छे से एनालाइज करते हो, तो यहाँ से आपका रिजल्ट आएगा, यहाँ से आपको नए क्वेश्चंस मिलेंगे टेस्ट में, मॉक टेस्ट में, ठीक है। नई टाइप्स के क्वेश्चन आपको तंग करेंगे वहाँ पे आपको अपनी स्पीड का पता चलेगा कि 20 मिनट में मैं कितने क्वेश्चन कर पा रही हूँ रीजनिंग में, या कर पा रहा हूँ, या मैथ्स में कितने कर पा रहा हूँ, इंग्लिश में मेरा लैक आ रहा है। फिर आपका टोटल स्कोर बनेगा एक 100 क्वेश्चन में से, तो वहाँ पे आपको धीरे धीरे आप अपनी स्पीड को एनहेंस करोगे, ठीक है। स्पीड के साथ साथ आपको एक्यूरेसी पे फोकस करना है यहाँ पे, ठीक है। वो जो फाइनल रिजल्ट है स्टूडेंट्स, वो लेके आती है टेस्ट सीरीज, राइट। तो जब आप ये चीज भी करते हो, टेस्ट भी आप रेगुलर लगा रहे हो, तो इसका मतलब आप 99.9% स्टूडेंट से आगे हो, यू आर अहेड, ठीक है। तो मैंने बोला जुलाई के बाद ही एग्जाम्स आते हैं, जैन फेब मार्च में टारगेट करो सिलेबस पे, ठीक है। आफ्टर दैट आप रेगुलर मॉक टेस्ट थोड़े बहुत लगाने लग जाइए, और साथ में आप मेंस को की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर लीजिए, राइट। तो और अगर आप इन सारी चीजों को कंसिस्टेंटली करते हो, इफ यू आर कंसिस्टेंट, तो फिर आपका आएगा फाइनल सिलेक्शन। ये है स्ट्रेटेजी, राइट। तो ये हॉलमार्क्स हैं, ठीक है। कंसिस्टेंसी बहुत मस्त है स्टूडेंट्स, भाई ऐसा नहीं है कि एक दिन आपने पढ़ाई की फिर दूसरे दिन आपने उस बुक को छुआ ही नहीं, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी में इस चीज को लेके आना, हैबिट बनाना, ठीक है। इंग्लिश के लिए बैंकिंग की जो इंग्लिश आती है उसमें आपके रीडिंग स्किल्स पे आपको काम करना पड़ेगा। कॉम्प्रीहेंशन मेंस में जब जाओगे तो 40 में से 25 मार्क्स के सिर्फ और सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस आते हैं, और कॉम्प्रीहेंशंस भी कौन से आते हैं, जो थोड़े हाई लेवल के होते हैं, जैसे रीजनिंग भी जिसमें होती है, अजम्पशन वाले क्वेश्चन कैसे टैकल होते हैं, आपका कंक्लूजन वाले क्वेश्चन, कंक्लूजन कैसे निकालते हैं पैसेज के, इन्फ्रेंस कैसे निकलता है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग कैसे होती है, जो थोड़ा हाई लेवल की। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में आपके सिर्फ जो है सिर्फ इंग्लिश का रोल नहीं रहता, वहाँ पे रीजनिंग ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। तो आपका लॉजिकली भी आप कितना सोच पाते हो पैसेज के ऊपर, राइट। तो ये कुछ था इसमें। तो अगर आप ऐसा कुछ करते हो, सिस्टम से चलते हो, तो यही स्ट्रेटेजी है जिसके थ्रू आप जो है इन पेपर को टैकल कर सकते हो। और बहुत अपडेटेड एग्जाम्स है बैंकिंग के, ठीक है। इसमें कभी भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, ठीक है। कॉन्सेप्ट कैन बी रिपीटेड बट क्वेश्चंस कैन नेवर बी रिपीटेड इन बैंकिंग एग्जाम्स। ऑन द अदर हैंड अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स की बात करें, एसएससी की बात करें, वहां पे लिटिल बिट रेपिटेशन देखा जाता है, भाई कोई वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है 2 साल पहले आया था फिर से आ गया। बट बैंकिंग के एग्जाम्स में कभी भी रेपिटेशन नहीं होता क्वेश्चंस का, और बहुत अपडेटेड है। एक बार एसबीआई का मेंस का एग्जाम चल रहा था और 3 दिन पहले का जीके का क्वेश्चन आया हुआ उसमें, ओलंपिक्स गेम्स चल रही थी उस टाइम, 3-4 दिन पहले या 1 वीक पहले कुछ हुआ था खेल, उसी का क्वेश्चन पूछा हुआ उसमें पेपर में, ठीक है। तो हम भी फीडबैक लेते हैं स्टूडेंट से। तो बहुत अपडेटेड एग्जाम्स है, डायनामिक ये जॉब है, ठीक है। अंदर भी इसके अंदर काफ़ी आपको फिर जैब कैब होता है जो प्रमोशन के लिए करते हैं, जो ऑलरेडी क्लर्क लगा है बच्चा उसने प्रमोशन के लिए जैब फाइट करते हैं, कैब फाइट करते हैं, राइट। वो फिर प्रमोशनल एग्जाम्स होते हैं। जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है, आप जॉब लग गई होती है आपकी, लेकिन आपने प्रमोशन पाने के लिए फिर आगे भी स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होता। ये नहीं हम सोच सकते कि हाँ यार मेरी बैंक क्लर्क की जॉब लगी अब तो मैं सेटिस्फाई हूँ, ठीक है, इतने पैसे आ रहे हैं घर, ठीक है जी। तो ऐसा नहीं होता, वहां पे भी अंदर अगर आपके अंदर एम्बिशियस होने चाहिए ना आप, ठीक है। तो कहीं हमें अपनी लाइफ को ठहराना थोड़ी होता, हमारे अंदर सीखने की ललक होनी चाहिए, राइट। तो आज के सेशन में इतना रहेगा स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। इस स्ट्रेटेजी को आप फॉलो करें, कैसे क्या होता है, ठीक है। तो करत करत अभ्यास करने से सब कुछ होता है। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, टेक केयर, सी यू।